एक बहुत पुरानी कहावत है, पानी में रहकर कभी भी मगरमच्छ से बैर नहीं करी जाती। अगर आपको पानी में रहना है तो आपको मगरमच्छ को साथ कर चलना पड़ेगा। और इस समय अगर हम जियोपॉलिटिकल न्यूज की बात करें या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो पानी का मगरमच्छ इस समय भारत है। आप भारत को सबसे शक्तिशाली नहीं कह सकते, लेकिन मौजूदा कंडीशन में आप भारत के खिलाफ भी नहीं जा सकते। पिछले कुछ दिनों में मोइज्जू की जब सरकार बनी मालदीव में, तब उन्होंने सबसे बड़ी गलती यही करी कि उन्होंने सबसे पहले अपना दुश्मन बना लिया भारत को। मोइज्जू के बयानों में भले ही आपको ये बात समझ में ना आए, लेकिन वो अंदर ही अंदर क्या चाहता है ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूँ। लक्षद्वीप में जाकर पीएम मोदी ने एक फोटोशूट कराया और उसके बाद जो तहलका मचा मालदीव में कि वहां की सरकार से लेकर वहां के लोगों को तक इंडियन से अपील करनी पड़ी कि भैया आप हमारे खिलाफ मत जाइए, वरना हमारी रोजी रोटी के ऊपर संकट आ जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ भारत ही है जो कि वहां की रोजी रोटी को संभाल सकता है? लेकिन बात क्या है कि मालदीव जिस हद तक टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, उससे भी कहीं ज्यादा वो विदेशों से या दोस्तों से मिलने वाले एड के ऊपर भी डिपेंडेंट है। जीडीपी की इनकी बात करें तो वो भी कोई खास नहीं है। लेकिन अब मोइज्जू सरकार के आने के बाद में मालदीव का जो फॉरेन से लिया गया डेप्ट है या जो लोकल डेप्ट है, वो उनकी कमाई से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये लोग एक तरीके से आधे फिस्कल डेप्ट में जा रहे हैं और इसीलिए ये चीज मानी जा रही कि अगर 2028 तक यही कंडीशन बनी रही तो कर्ज के संकट में मोइज्जू का ये देश भी फंस जाएगा और 2026 में चाइना से जो इन लोगों ने अच्छा खासा कर्जा लेकर रखा है वो भी मैच्योर होने वाला है। तो दोस्तों, आखिर में बात वही आ जाती है कि हुआ वही जो कि हम सभी को लग रहा था कि भैया अगर इन्होंने भारत से पंगा लिया है तो कुछ ना कुछ बुरा होगा। और देखो हुआ क्या, भारत से पंगा लेने के महज 2 महीनों के अंदर ही मालदीव जो है वो आज सीधे तौर पर आपको बताऊं तो दिवालिया होने की कगार पर आकर खड़ा हो चुका है। मोइज्जू भी इस समय ठीक पाकिस्तान के अलग अलग पीएम की तरह कटोरा लेकर घर घर भीख मांगने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि जो वहां की पॉलिटिकल टर्मोइल है वो भी कुछ हद तक अब ये बोल रही है कि यार मोइज्जू आखिर कब तक ही राष्ट्रपति रहेंगे, क्योंकि ये भी कोई बता नहीं सकता। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनको अपने ही देश में भर भर के गालियां पड़ रही हैं, क्योंकि कंगाली की जो हालत है वो इस समय देश की बहुत हद तक पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह हो रही है। मतलब आप जरा सोचिए कि जिस देश को पाकिस्तान तक मदद कर रहा हो उसकी हालत कैसी ही होगी। मतलब सीधी सी बात यह है कि मोइज्जू भी आज की तारीख में यही सोच रहा होगा कि भाई कहां से कहां में राष्ट्रपति बन गया, क्योंकि इतना बड़ा कर्जा आखिर वो संभालेगा कैसे, हुई भारत से पंगा लेकर। दरअसल यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि मालदीव जाने वाले जो टूरिस्ट थे वो एक तरह से हम देखें तो नंबर 1 पर भारतीय रहते थे उनमें, और अब इस लिस्ट में ये 5वें नंबर पर आ गए। कुल मिलाकर इंडिया से गलत तरीके से पेश आना मालदीव के लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना बन चुका है। बल्कि मैं तो यूं कहूं कि सीधे सीधे तौर पर इन्होंने फरसा लिया और अपने सर पर ही मार लिया है। जिस चीन को मालदीव जैसे पाकिस्तान ने भी अपना दोस्त समझा है, उसी तरीके से मालदीव ने भी उसी चीन को अपना दोस्त समझा है और उसी चीन से लिया गया अरबों डॉलर का कर्ज अब उसके गले की हड्डी बन चुका है, गले की फांस बन चुका है, या यूं कहूं फंदा ही बन चुका है। तो आखिर कैसे लक्षद्वीप पर इंडिया को गाली देने के बाद सिर्फ 1 महीने के अंदर ही मालदीव बर्बादी के कगार पर आ गया और उसके अपने दोस्त, चाहे आप चीन की बात कर ले, तुर्की की बात कर ले, वो सबसे बड़े उसके आस्तीन के सांप निकले। और आखिर कैसे इंडिया सिर्फ 2 से 3 महीनों के अंदर ही मालदीव की स्ट्रेटेजी, सिर्फ 2 से 3 महीनों के अंदर ही मालदीव की जो पूरी बनी बनाई चाल थी उसका काट निकाल लिया। ऐसी काट जिसके बाद भारत के सैनिक मालदीव से लौटने के बाद भी मालदीव का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर ही मालदीव की स्ट्रेटेजिक ऐसी उन्होंने चोट करी है, उसके बाद भी मालदीव भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। चलिए जरा समझते हैं कि आज के इस जियोपॉलिटिकल वीडियो में कि आखिर क्या स्थिति इस समय फंस रही है मालदीव के साथ में। दरअसल इंडिया आउट के स्लोगन के साथ मोहम्मद मोइज्जू जब मालदीव के राष्ट्रपति बने थे तब लग रहा था कि मालदीव को बर्बाद करने के लिए वो इकलौता ही काफी होगा। मगर जब भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए और उसके बाद मालदीव के एक के बाद एक कई मंत्रियों ने भारत के खिलाफ बयान देना शुरू किया तो ये बात बहुत पॉसिबली समझ में आ गई कि मालदीव में अकेला मोइज्जू ही नहीं, वहाँ कई सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं खुद ही मालदीव के लिए कब्र भी खोद रहे हैं। पहले भारत के खिलाफ जहर उगलकर मोइज्जू राष्ट्रपति बन गए, लेकिन राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को वहां से निकालने के ऊपर बात कह दी और इसके बदले में मोदी जी लक्षद्वीप क्या गए, पूरा का पूरा मालदीव सरकार ही बौरा गया। एक के बाद एक मालदीव के 3 मंत्रियों ने मोदी जी को गाली दे दी और उस देश के पीएम को गाली दी जिस देश के टूरिस्ट के आने से तुम्हारी थाली में रोटी से दाल सब्जी आ रही है। उस देश को गाली दी जो तुमको दवा से लेकर दारू तक हर एक चीज प्रोवाइड कर रहा है। उस देश को गाली दी जो ना होता तो मालदीव का अब तक क्या हो गया होता ये कोई नहीं जानता। इसलिए जैसे ही मोइज्जू के चंपू मंत्रियों ने मोदी जी के खिलाफ बकवास करी तो पूरा का पूरा भारत एकजुट हो गया। अक्षय कुमार से लेकर सहवाग तक कई सारे सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप टूरिज्म को सपोर्ट किया। ज्यादा टूरिस्ट क्योंकि मालदीव जाते थे तो उन लोगों को बताया कि भैया
भैया आप लोग मालदीव की जगह पर लक्षद्वीप भी जा सकते हो। ऐसे में पहले से 5वें नंबर पर भारतीय टूरिस्ट आ गए। अब इसमें से भारत से 13 फरवरी तक सिर्फ 20,000 टूरिस्ट ही मालदीव के एक मतलब रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक पता चला है सिर्फ इतने ही गए। अगर हम लोग मालदीव आने वाले टूरिस्ट की बात करें तो अब चीन सबसे पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर रशिया इस साल 28,000 टूरिस्ट के साथ है। तीसरे नंबर पर बात करें तो वहां पर इटली से 27,000 गए हैं, ब्रिटेन से 26,000 और भारत से सिर्फ 20,000 गए हैं। अब आप जरा सोचिए कितना बड़ा डेंट पड़ा होगा। यही भारत पिछले कई सालों से मालदीव आने वाले विदेशी टूरिस्ट के मामले में नंबर 1 पर रहता था। तो जरा हम समझते ये हैं कि मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू की भारत के खिलाफ नफरत ने आखिर सिर्फ 2 से 3 महीनों के अंदर ही मालदीव को कैसे बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है। देखिए, जब मोइजू ने भारत से पंगा लिया तो उनको उम्मीद थी कि चीन से पैसा लेकर वो अपना देश पाल लेंगे, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने मालदीव को आगाह कर दिया कि चीन से लिया गया कर्ज ही उसे बर्बाद कर डालेगा। इससे पहले आपको यही बता देता हूं कि भारत से पंगा लेने के बाद भारत सरकार ने ऐसा क्या किया कि मालदीव के हाथ पैर फूल गए। उससे पहले जरा जान लेते हैं कि आखिर किस किस तरीके से चाइना छोटे छोटे देशों को कर्जा देकर उनको बर्बाद कर रहा है। दरअसल ये ठीक वैसा ही है जैसा कि इंडिया में बहुत सारे चाइनीज ऐप जरूरतमंद लोगों को महंगे रेट पर पर्सनल लोन देकर उनको बर्बाद कर रहा है। आपको बता दूं कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव ने अभी तक चाइना डेवलपमें बैंक, द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ चाइना से बहुत भारी कर्जा ले रखा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की माने मालदीव की जो इकोनॉमी है उसमें उसे $1 बिलियन तो हर साल विदेशी कर्ज के तौर पर चुकाने होंगे। अब आपको बताता हूं कि चाइना ने मालदीव को आखिर फंसाया कैसे। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कि जब लोगों की सैलरी ज्यादा नहीं होती है या अगर कोई छोटा मोटा काम करते हैं तो उन्हें बैंक से आसानी से लोन नहीं मिलता। ठीक यही मामला छोटे मोटे देशों का भी है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं बहुत कम रेट पर लोन तो देती हैं, मगर उनकी लोन देने की जो शर्तें होती हैं वो इतनी मुश्किल होती है कि बहुत सारे छोटे मोटे देश उनसे लोन ले नहीं पाते। यहीं पर एंट्री होती है चाइना जैसे घटिया देशों, जो कि अपनी शर्तों पर इन देशों को महंगे रेट पर लोन तो दे देते हैं और इन देशों को भी कहीं से कहीं तो लोन नहीं मिल ही जाता है, मतलब इस तरह के देशों से। और अगर नहीं तो चीन की कैसी भी शर्तें वो लोग मान लेते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक चीन ने ऐसे छोटे देशों को $70 बिलियन का कर्जा दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज देने वाला देश है। मिडिल और लोअर इनकम वाले देशों को कर्ज देने के मामले में चीन पिछले 10 साल में 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ा है। एक डेटा के मुताबिक 40,000 ऐसे देश हैं जिन पर चाइना का इतना कर्ज है कि उनकी कुल जीडीपी के 10% के बराबर है। जिबूती, किर्गिस्तान, जाम्बिया और लास पर चीन का कर्ज उनकी टोटल जीडीपी के 20% पर से भी ज्यादा है और चीन पर कंट्रीज को उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में हेल्प करता है। ये देश भी कहीं और से पैसा ना मिलता देखकर चाइना से ये लोन ले लेते हैं, लेकिन पैसा वापस देने की जब बारी आती है तो इन कंट्रीज को पता चलता है कि इनमें बहुत सारे हिडन चार्जेस भी थे और ये देश जब इस कर्ज को वापस नहीं कर पाते तब फिर चीन उनको अपनी शर्तें मनवाने लगता है। ऐसे में देशों से चाइना ये कहता है कि तुम ताइवान को मान्यता मत दो या फिर जिस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा होता है वो उस प्रॉपर्टी को ही लीज पर ले लेता है, जैसे चाइना ने श्रीलंका के हमनटोट पोर्ट के साथ भी किया था। लेकिन जब वो चाइना का कर्ज नहीं दे पाया तो बदले में चाइना ने उसी पोर्ट को श्रीलंका से 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। अभी हर साल $400 बिलियन कर्ज के पैसे चीन को चुका रहा है, मगर 2026 तक ये रकम $1 बिलियन हो सकती है। IMF जैसी संस्थाएं पहले भी मालदीव्स को बोल चुकी थी कि बेटा चीन से थोड़ा बच के ही रहना, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आज हालत ये है कि मालदीव कभी भी दिवालिया हो सकता है और उसके देश में चल रहे सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रुक जाएंगे। और मोइजू इस फैले हुए रायते का ठीक रहा, ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि हमेशा हम देखते आए हैं पिछली गवर्नमेंट पर ही फोड़ेंगे। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि बेटा जब आपके पिछवाड़े में दम ना हो तो चौराहे पर जाकर सांड से सिर नहीं भिड़ना चाहिए। जनवरी में जब से मोइजू के पिल्लों ने मोदी को भला बुरा कहा था तब से भारत सरकार ने मालदीव्स के क्रूज को टाइट करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले तो भारत ने मालदीव्स को मिलने वाली मदद कम कर दी। भारत सरकार ने 2023 के बजट में मालदीव्स को पहले 400 करोड़ और फिर 300 करोड़ यानी टोटल करीब 700 करोड़ रुपए दिए थे, मगर सरकार ने इस बार के बजट में इस पूरे को घटाकर 600 करोड़ कर दिया है। मतलब ये क्लियर था कि बेटा हमें आग दिखाओगे तो फिर मदद भूल जाओ। दूसरा गेम भारत सरकार ने मालदीव के साथ और खेला कि मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद लगातार कह रहे थे कि मालदीव में मौजूद भारतीय सेना के जवान वहां से चले जाएं। बाद में शर्त रखी गई कि ठीक है हमारे सैनिक चले जाएंगे मगर इसके बदले हम अपने टेक्निकल स्टाफ को वहां पर रखेंगे। मालदीव भारत की शर्त को मान गया और साथ ही भारत ने मालदीव को कहा कि हम 10 मार्च नहीं बल्कि हम उसके थोड़ा लेट अपने स्टाफ को चेंज करेंगे, जिसके लिए भी मालदीव मान गया। इस बीच भारत ने लक्षद्वीप के नजदीक मिनिका पर INS जटायु पर नेवल बेस बनाना शुरू कर दिया। इस बेस से मालदीव की डिस्टेंस सिर्फ 524 किलोमीटर है। आपको बता दें कि लक्षद्वीप और मिनिका आइलैंड 9 डिग्री चैनल पर है, जहां से हर साल लाखों करोड़ों डॉलर्स का बिजनेस होता है। ये नॉर्थ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच का रास्ता है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने मिनिका पर एयर स्ट्रिप बनाने का भी फैसला किया है। इसके अलावा अगाती आइलैंड की एयर स्ट्रिप को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि भारतीय सेना हिंद और अरब महासागर के पूरा कंट्रोल को देख सके। जैसे ही मिनिकॉय में नेवल बेस बनेगा उसके आसपास चीन की नेवी की जितनी भी हरकतें होती है उस पर नजर रखी
रखी जा सकेगी। इसके अलावा किसी भी कमर्शियल जहाज को सुंद और लोबक की खाड़ी की तरफ जाना है तो उसे 10 डिग्री चैनलाइज अंडमान निकोबार आइलैंड के पास से गुजरना होगा। ऐसे में दोनों जगहों पर सिक्योरिटी टाइट होने से भारत को किसी भी तरह के समुद्री खतरे से ही बचाया जा सकता है। मतलब भारत ने मालदीव से अपने सैनिक हटाने के लिए 2 महीने का जो एक्स्ट्रा टाइम लिया था, उसी टाइम के दौरान भारत ने मालदीव की काट खोजते हुए अपनी समुद्री सीमा के पास ही एक नेवल बेस बना लिया। तो कुल मिलाकर मोइज्जू और उसके मंत्रियों के भारत से पंगा लेने का भारत को तो घंटा फर्क पड़ा नहीं, मगर मालदीव ने 2 महीने में ही अपना सत्यानाश जरूर कर लिया है। इतना ही नहीं, इन सब के साथ जो भारत से टूरिज्म इंडिया वहां मालदीव जाया करता था, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी चोट हुई है। इसके अलावा मालदीव को मिलने वाली फूड और मेडिकल फैसिलिटी जो कि इंडिया के तरफ से एक दोस्त के तौर पर जाती थी, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं पाबंदी लग जाएगी। और देखिए, जिस चीन के भरोसे मोइज्जू ने मालदीव के थ्रू ये सारा पंगा जो भारत से लिया है, वही चीन आज उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। मालदीव और भारत का, अब जहां पर आप देखिए, चाहे भारत और मालदीव का कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर पाकिस्तान और भारत का कॉन्फ्लिक्ट, दोनों ही मामलों में एक चीज ध्रुव होती है कि वहां बैठे कट्टरपंथी इस्लामी सरकारें सिर्फ भारत से दुश्मनी निकालने के लिए अपने ही देश को बर्बाद कर सकती है। पाकिस्तान और मालदीव दोनों ही भारत के पड़ोसी देश हैं। दोनों ही देशों के साथ भारत की कल्चरल हिस्ट्री भी जोड़ती है और दोनों ही देश भारत के नेचुरल पार्टनर भी है। मगर इन दोनों देशों में बैठी कट्टरपंथी जिहादी सरकारें मोदी से दुश्मनी निकालने के चक्कर में चीन की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, जिससे उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये लोग मोदी को मुसलमानों का कट्टर दुश्मन मानते हैं, इसीलिए भारत से रिलेशन नहीं रखते और भारत के बदले उस चीन की गोदी में जाकर बैठ जाते हैं जो अपने यहाँ पर उइगर मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म कर रहा है, उनकी मस्जिदों को गिरवा रहा है, उन्हें नमाज पढ़ने से रोक रहा है, उनको डिटेंशन सेंटर्स में रखता है। लेकिन फिर भी ये लोग चीन को ही अपना दोस्त मानते हैं। वो चीन इन्हें अपना यार लगता है जो कभी किसी का सगा नहीं हुआ। वो चीन जो कि एक साहूकार की तरह किसी को लूटना चाहता है, वो चाइना जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का झांसा देकर लाओस से पाकिस्तान जैसे कई देशों को बर्बाद कर चुका है, वैसी ही बर्बादी मालदीव में भी हो रही है। मगर इन देशों में बैठी कट्टर सरकारों को नफरत के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता। भारत सरकार ने बड़ी ही चालाकी से कोई तमाशा क्रिएट बिना सिर्फ 2 महीने के अंदर ही मालदीव को उसकी औकात बता दी और यही वजह है कि आज ना उसके पास में भारत जैसा एक भरोसेमंद दोस्त बचा है और ना ही भारत से हर साल आने वाले लाखों टूरिस्ट। और यहाँ सारा काम उसने बिना किसी होल्ले के, मतलब भारत ने बिना किसी होल्ले के बड़ी शांति से कर लिया और किसी को इस तरह की भनक भी नहीं हुई कि इस तरह कुछ हो सकता है। अब आप मुझे बताइए, आप लोग इस पूरी सिचुएशन को लेकर क्या कुछ कहना है। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।